नमस्कार। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सम्मुख जैनेंद्र कुमार की ही एक कहानी लेकर के, जिसका नाम है पाजेब। पिछले सप्ताह भी मैंने जैनेंद्र की ही एक कहानी सुनाई थी, तत्सत। उसमें हम क्या हैं, कौन हैं और हमारा होना क्या है, इस पर बात थी। और आज की जो कहानी है वो बहुत ही गहरी कहानी है, सत्य के अनुसंधान की कहानी है कि सत्य का अनुसंधान कितना कठिन है और हम किस तरह से कुछ अवधारणाएं बना लेते हैं, कुछ धारणाएं स्थापित कर लेते हैं और उसके आधार पर सत्य की खोज में लग जाते हैं और जो हम सोचते हैं उसी को सच मानने लगते हैं। बहुत मार्मिक कहानी है और इसके साथ यह भी सही है कि जो कमजोर है, जो हमारे अधीन है, उसके बारे में हम कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं। जो हमारे अधीन है उसको हम कुछ भी अपने शब्द उसके मुंह में धर देते हैं और सोचते हैं कि सत्य यही है। पाजेब एक बहुत 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 गहरी कहानी है, मार्मिक है और सोचने पर मजबूर करती है। ये एक तरह से जैन दर्शन की भी कहानी है, जैन दर्शन के स्यादवाद की कहानी। शायद ये सच है, शायद ये और सब मिला जुला करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते भी हैं और नहीं भी पहुंच पाते। लेकिन सत्य की खोज एक कठिन खोज है जिसमें हमें अपनी धारणाओं को सत्य नहीं मान लेना चाहिए। ये सबसे पहली सीख। बालमन किस तरह से एक्ट करता है, यह भी एक कहानी। और आप देखेंगे कि गांधी किस तरह से इसमें प्रकट होते हैं, बहुत ही अबूझ ढंग से, बेहद अबूझ ढंग से। दिखेंगे नहीं, लेकिन कहते हैं कि जैनेंद्र पर गांधी का प्रभाव था। आप सभी लोगों को नमस्कार। तो हम शुरू करते हैं कहानी पाजेब। आप सभी लोगों ने ये कहानी पढ़ी होगी, हम सब लोगों ने बचपन में कई बार इस कहानी को पढ़ा है। बाजार में एक नई तरह की पाजेब आई है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। उनकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब मानो निज का आकार पाजेब का नहीं है, जिस पांव में पड़े उसी का अनुकूल हो रहती हैं। पास पड़ोस में सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि फिर दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी में इस तरह उनका न पहनना मुश्किल हो गया है। हमारी मुन्नी ने भी कहा, बाबूजी हम भी पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला, कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेंगे। मैंने कहा, कैसी पाजेब? वही जैसे रुक्मन पहनती है और शीला पहनती है। अच्छा, मैं आज ही मंगा लूंगी। भाई आज ही सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली न थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा, अच्छा तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेती आऊंगी मैं। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी पहन के खुशी के मारे यहां से वहां ठुमकती फिरी। रुक्मन के पास गई और कहा, देख रुक्मन, मेरी पाजेब। शीला को भी पाजेब दिखाई। देख देख कैसी सुंदर है ना, तेरे पास भी है ना। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच वह चांदी की सफेद 2-3 लड़कियां सी टखनों के चारों ओर लिपटकर चुपचाप बिछी हुई बहुत ही सुघड़ लगती थी और बच्चे की खुशी का ठिकाना न था। और हमारे महाशय आशुतोष, जो मुन्नी के बड़े भाई थे,
पहले तो मुन्नी को सजी धजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी। हम भी बाइसिकल लेंगे। बुआ ने कहा, अच्छा बेटा, अब के जन्मदिन पर तुझे बाइसिकल दिलवाएंगे। आशुतोष बाबू ने कहा, हम तो अब भी लेंगे। बुआ ने कहा, छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां क्या करती हैं, और लड़कियां रोती हैं। कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं? आशुतोष बाबू ने कहा, ठीक है, फिर हम बाइसिकल जन्मदिन वाले दिन लेंगे, आप देंगी ना? बुआ ने कहा, पक्के रहे, जन्मदिन पर तुमको बाइसिकल मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था, वह फिर उतार कर रखा दी गई जिससे कहीं खो ना जाए। पाजेब वह बारीक और सुबक काम की थी और खासे दाम लग गए थे। श्रीमती जी ने हमसे कहा, क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी अपने लिए बनवा लूं? मैंने कहा, क्यों ना बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा, अरे तुमने कहीं पाजेब देखी? क्या मतलब? देखो, मेज वेज पर तो यहां नहीं है। एक तो है, पर दूसरे पैर की नहीं मिलती, जाने कहां गई। अरे जाएगी कहां, यहीं कहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। अरे क्या कह रही हो? ऐसा यहां कहां से आएगी? जवाब में वह मुझी से पूछने लगी, तो फिर है कहां? मैंने कहा, तुमने तो रखी थी, कहां रखी थी? बतलाने लगी, अरे दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों को अच्छी तरह से संभाल कर उस नीचे वाले बॉक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है, दूसरी गायब है। तो चलकर वह इस कमरे में कैसे आ जाएगी? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी। देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती वो। इस पर श्रीमती कहासुनी करने लगी, अरे कि तुम तो ऐसे ही हो, लापरवाह हो, खुद दोष उल्टे मुझ पर धर रहे हो। मैं कह तो रही हूं कि दोनों संभाल के रख दी थी। अरे संभाल के रखी थी तो फिर यहां वहां क्यों देख रही हो? जहां रखी थी वहीं से ले लो। वहां नहीं है तो फिर किसी ने निकाल ली होगी। मेरा भी यही ख्याल है, हो ना हो बंसी नौकर ने निकाली है, मैंने रखी तब वहां मौजूद था वो। तो उससे पूछा तुमने? वह तो साफ इनकार कर रहा है। तो फिर मैं क्या बतलाऊं? तुम्हें किसी तो बात की फिक्र है नहीं। डांट कर कहते क्यों नहीं हो उस बंसी को बुलाकर, जरूर पाजेब उसी ने ली है, वहीं खड़ा था। अच्छा, तो फिर क्या कहना होगा कि ला भाई पाजेब दे दे? हो चुका तुमसे, तुम्ही ने उस नौकर की जात को शहजोर बना रखा है। डांट न फटकार, नौकर ऐसे सिर न चढ़ेगा तो क्या होगा? मैं कह दे रही हूं, उसी ने बक्स से निकाला है, और 16 में 15 आने बंसी ही है। सुनते हो ना, वही है, गांठ बांध लो। तो मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होता। तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छठे होते हैं। बंसी चोर जरूर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आ जाते? अरे तुमने आशुतोष से भी पूछा था,
वो तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा। वह नहीं ले सकता। उसे पतंग का बड़ा शौक है। तुम तो उसे कुछ बरसते नहीं। उम्र होती जा रही है लड़के की, वो यूं ही रह जाएगा। तुम ही हो उसे पतंग की शह देने वाले। और कहीं पाजेब उसे पड़ी मिल गई हो तो? नहीं, मिलती तो बता ना देता वो। खैर, बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा, यही पतंग तुम ही हो जिसने पतंग की इजाजत दी। बस सारे दिन पतंग पतंग, यह नहीं कि कभी उसे बिठा करके सबक की भी कोई बात पूछो। मैं सोचती हूं कि एक दिन तोड़ ताड़ दूं उसकी सब पतंग और डोर। खैर छोड़ो, कल सुबह पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा, क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो गया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया पर मुंह से कुछ ना बोला। मैंने कहा, देखो बेटा, ली हो तो कोई बात नहीं, सच बता देना चाहिए। उसका मुंह और फूल गया, वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए। रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है। आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उसे स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। यही सोचता रहा ये सब। मैंने कहा, बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं। सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर बता दो बेटा। हम कोई सच कहने की सजा थोड़े ही देंगे तुम्हें, बल्कि बोलने पर तो इनाम मिला करता है। आशुतोष तब बैठा सुनता रहा। उसका मुंह सूजा था। वह सामने आंखों से नहीं देख रहा था। रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ रहे थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा, मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। यह कहकर वो रोने को हुआया, पर रोया नहीं, आंखों में ही आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा, देखो बेटा, डरो नहीं। अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वह पाजेब मिल जाए। मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर वह फिर यहां वहां पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली, आशु से तुमने पूछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा, संदेह तो मुझे होता है, नौकर का तो काम नहीं है यहाँ। नहीं जी, आशु भला क्यों लेगा? मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका उतना दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हुई, यह और भी भयावह है। यह हमारी आलोचना है। हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने उससे बुलाकर कहा, अच्छा आशुतोष, सुनो तो, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि क्या तुमने पाजेब छुन्नू को दी है? वह कुछ देर नहीं बोला। उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, बोलो, डरो नहीं। ठीक बताओ बेटा, कैसा हमारा तो सच्चा बेटा है ये, है ना सच्चा बेटा? मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने सर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा, तो दी है ना छुन्नू को? उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा, मुंह से बोलो, छुन्नू को दी है? उसने कहा, हाँ।
मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं, आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए लिए मैं उसकी मां की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला, देखो हमारे बेटे ने सच कबूल किया है, पाजेब उसने छुन्नू को दे दी है। सुनकर मां बहुत खुश हुई। उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी बुलैया लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुराया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई। इसके बाद अलग ले जाकर मैंने बड़े प्रेम से पूछा, पाजेब छुन्नू के पास है ना? जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता बैठा रहा। मैंने कहा, बेटे ले आओ ना छुन्नू से। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो बोला, छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहां से देगा? मैंने कहा, तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा, अब पाजेब अगर छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहां से देगा? अंत में हार कर मैंने कहा, वह कहीं तो होगी। अच्छा तुमने कहां से उठाई थी? पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर वह तुमने छुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहां बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे। पतंग लाएंगे? हाँ। सो पाजेब छुन्नू के पास रह गई? हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी? जाओ बेटा उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा, छुन्नू के पास नहीं हो तो कहां से देगा वो? उसकी जिद मुझे बड़ी बुरी मालूम हुई। मैंने कहा, कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है? क्या किया है? बोलते को नहीं। वह मेरी ओर देखता रहा, कुछ नहीं बोला। कुछ कहते क्यों नहीं तुम? वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने टपट कर कहा, जाओ जहां से भी हो वहीं से पाजेब लेकर आओ, बहुत हो गया तुम्हारा। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़ के उठाया और कहा, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारा घर में कोई काम नहीं। इस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मैं कुछ समझ न सका। मैंने बाहर आकर धीरे से कहा, जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं? पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा, छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहां से देगा वो? मैंने कहा, जितने में उसने बेची होगी वह दाम हम दे देंगे, समझे ना? जाओ तुम। छुन्नू की मां तो कह रही है कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं करता, उसने पाजेब नहीं देखी। ये श्रीमती जी थी। जिस पर मैंने कह दिया, और तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है, क्यों रे आशुतोष, तैने दी थी ना छुन्नू को? आशुतोष ने धीरे से हां कर दी थी। दूसरी ओर से छुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला, अब मुझे नहीं दी? क्यों रे, तूने कब दी थी मुझे? आशुतोष ने जिद बांधकर कहा, दी तो थी, कह दो नहीं दी थी तुम्हें। नतीजा यह हुआ कि छुन्नू की मां ने छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती, हाय रे, अब हम चोर हो गए, कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल गई। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और श्रीमती जी ने घर लौटकर कहा कि छुन्नू और उसकी मां दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी को कर डाली, ऐसी बात भला तेजी से सुलझती है? हाँ, मैं ही तेज बोलती हूं। अब जाओ ना, तुम ही उनके पास से पाजेब निकाल के लाते क्यों नहीं? तब जानू जब पाजेब निकलवा लो।
भाई पाजेब से बढ़कर शांति है, और अशांति से पाजेब मिल तो नहीं जाएगी। एक तो गए हम। बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई श्रीमती जी। थोड़ी देर बाद छुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लेकर आई। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा, भैया छुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है। वो पाजेब कितने की थी, मैं उसके दाम भर देती हूँ। अरे आप ये क्या कहती हैं? बच्चे बच्चे हैं। आपने छुन्नू से सहूलियत से पूछा भी? उन्होंने उसी समय छुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कह दिया, क्यों रे बता क्यों नहीं देता कि तेने पाजेब देखी थी? छुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया, पाजेब तो आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वो पतंग वालों को दे आया। मैंने खूब देखी थी, चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वो मुझसे कह रहा था तू भी चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो? छुन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक था। मैंने उसकी माँ की तरफ देखकर कहा, देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी नहीं, अब कहता है कि देखिए। माँ ने मेरे सामने छुन्नू को खींचकर तभी धम धम पीटना शुरू कर दिया। क्यों रे तू झूठ बोलता है? तेरी चमड़ी न उधेड़ी तो मैं भी नहीं। मैंने बीच बचाव करके छुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा था, रोया बिल्कुल नहीं, और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने वह किस भाव से देख रहा था। खैर मैंने सबको छुट्टी दी। कहा, जाओ बेटा छुन्नू, जाओ खेलो। उसकी माँ से कहा, आप उसे मारिएगा नहीं, और पाजेब ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। छुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा, आप उसे कसूरवार समझते हैं? मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह भी मामले में शामिल है। इस पर छुन्नू की माँ, उसने पास बैठी मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ भला? अरे छोड़िए भी, बेबात की बात को बढ़ाने से क्या फायदा। सो ज्यों त्यों मैंने उन्हें दिलासा दिया, नहीं तो वह छुन्नू को पीट पीट हाल बेहाल कर डालने का प्रण किए ही जा रही थी। कुलच्छनी, आज इसी धरती में तुझे गाड़ ना दिया तो मेरा भी नाम नहीं बदनाम करके रख दिया लड़के ने। खैर जिस तिस भांति बखेरा टला। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं पहुंच सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया, देखो आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आएगा, समझी ना? शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती जी ने सूचना दी, आशुतोष ने सब बता दिया है। 11 आने पैसे में वो पाजेब पतंग वाले को दे दिए इन्होंने। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहा है। 5 आने जो दिए वो छुन्नू के पास है। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने मुझे बता दी। अरे मैंने बड़ी प्यार से पूछा और उसके पेट से ये बातें निकाली हैं। 2-3 घंटे मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगवा लेंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीजें लेता है। उसे तो पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। आशुतोष कहाँ है? बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। बंसी, जाकर उसे बुला तो लाओ। बंसी गया और उसने आकर कहा, वो भी आते हैं। क्या कर रहा है? चुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया। मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया और गोद में लेने पर भी उसमें उसे कोई विशेष प्रसन्नता नहीं मालूम हुई। उसकी मां ने खुश होकर कहा, आशुतोष ने तो सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी हैं। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा बच्चा है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको हर्ष नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा था। मैंने कहा, आओ चले, अब क्या बात है? क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना?
हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम ना देते? सुनो, अब ऐसा मत करना कभी। कमरे में जाकर मैंने फिर उससे पूछताछ की, क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए हैं? हाँ। और वह छुन्नू के पास है? हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना? नहीं। खर्च कर दिए? नहीं, खर्च नहीं किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए कि अभी हैं पैसे? जवाब में एक बार उसने हाँ कहा तो दूसरी बार नहीं। मैंने कहा, यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मालूम नहीं? हाँ। मालूम है तुम्हें? हाँ। पतंग वाले से पैसे छुन्नू ने लिए ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। इकन्नियां कितनी थी बोलो? 2। बाकी पैसे थे? हाँ। दुअन्नी थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा, डपट कर कहा, अरे सच क्यों नहीं बोलते? सच बताओ, कितनी इकन्नियां थी और कितना क्या था? वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो? अब जो नहीं बोला। आशुतोष डर गया पर कुछ न बोला। सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूं? इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने कान पकड़ के उसके कान खींच दिए। वह बिना आंसू लाए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे क्या? वह डर के मारे पीला हो आया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी, यहां आओ, इनको ले जाकर के कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठा ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद उसे फिर बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वो रोया नहीं था। क्यों रे, अब तो कल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, कौन सा पतंग वाला है? दाईं तरफ के चौराहे वाला? उसने कुछ होठों में बड़बड़ा दिया जिसे मैं कुछ न समझ सका। वह चौराहे वाला बोलो तो? हाँ। देखो, अपने चाचा के साथ चले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर वे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया, सब बात समझाकर कहा, देखो, 5 आने पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर के उसे देगा और पाजेब मांगेगा। अव्वल तो पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चे से माल ठगता है, समझे? नरमी की कोई जरूरत नहीं। और आशुतोष, अब जाओ, अपने चाचा के संग जाओ। वह अपनी जगह खड़ा था, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दिया। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझा कर कहा, भैया, घर की चीज है, दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ, चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज वापस मांग लेना। दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे, तुम्हारा इससे कोई सरोकार है। सच है ना बेटे? अब जाओ जाओ। पर वह जाने को तैयार नहीं दिखा। मुझे लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। अब इसमें क्या बात है? इसमें मुश्किल कहाँ है? समझा कर बात कर रहे हैं, समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। अरे क्यों रे, जाएगा नहीं? मैंने प्रकाश, अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा, प्रकाश, इसे पकड़ के ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथों पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ नहीं जाना चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत जबर करके फिर आशुतोष को पुचकारा, जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज घर में आएगी, इतनी सी बात समझते नहीं हो? प्रकाश, इसे गोद में उठा के ले जाओ और जो चीज मांगे उसे बाजार से दिला देना। जाओ आशुतोष, जाओ। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसे चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा। 8 बरस का ये लड़का होने को आया, फिर भी न देखो किसी भी बात की उसमें समझ नहीं है। मुझे जो गुस्सा आया कि क्या बतलाऊं, लेकिन यह याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं, मैं अपने को दबाता चला गया।
खैर वह गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन देखता क्या हूं, कुछ देर में प्रकाश लौट आया है। क्यों? आशुतोष तो भाग गया। अब वह कहां है? वो रूठा खड़ा है, घर में नहीं आ रहा। जाओ पकड़ के ले आओ उसे। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा, क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कस के उसे 2 चांटे दिए। थप्पड़ लगते ही वे एकदम चीखा पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा था। मैंने उसे देख के मारे गुस्से से कहा, ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो इसे। इस बार वह आधे घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे कोई दूसरा रास्ता न दिखता था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास ही न था। खैर इस बीच मैंने प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर ही शक्ति करना, मुरव्वत की जरूरत नहीं, समझे? प्रकाश गया और लौटने पर बताया कि उसके पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला आया। अरे तुमसे कोई काम नहीं होता, जरा सी बात नहीं हुई तुमसे, क्या उम्मीद रखी? वह अपनी सफाई देने लगा तो मैंने कहा, ओह जाओ तुम जाओ बस। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था, मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर बड़ी करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते। मैंने उसे जगाया, उठ, कहो क्या हाल है? थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं। फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई पड़ने लगे। मैंने कहा, या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद किए देते हैं तुम्हें। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा मालूम नहीं होता। खैर उसे पकड़ के लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा, बेटा इसे पतंग वाले को दे देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं है, तुम समझदार लड़के हो। उसने कहा, और जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वो कहां से देगा? इसका क्या मतलब? तुमने कहा ना कि 5 आने में पाजेब दी है, न हो तो छुन्नू को भी साथ ले जाना, समझे? वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देकर डांटने ही वाला था कि इतने में सामने से उसकी बुआ आती दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ फुटकर पूछा, कहां जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूं। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा, अरे इसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने, अरे क्या बात है, काहे भेज दो इसको? कोई बात नहीं है, जाने दो सर। पर आशुतोष मचलने पर आ गया था। मैंने डांट कर कहा, प्रकाश इसे लेकर क्यों नहीं जाते? अरे क्या बात है, क्या बात है? बंसी तू भी साथ जा, बीच से लौटने ना पाए। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा, अरे लड़के को क्यों सता रहे हो तुम लोग? मैंने कहा, कुछ नहीं, ऐसे जरा यूं ही। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले की भी होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इसी प्रकार कुछ बातें हुई। फिर एक छोटा सा बक्सा सरकार कर बोली, इनमें वे कागज हैं तो तुमने मांगे थे। और यहाँ यह कहकर उन्होंने बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने रखती जैसे बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा, यह क्या? उस रोज भूल से ये पाजेब मेरे साथ चली गई थी। यह थी कहानी पाजेब। सत्य का
कैसे पता लगाया जाए? सत्य क्या है? उसके कितने रूप हैं? क्या हमारी धारणा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम कोई और रूप ना देख सके? आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि आप मेरे पेज को लाइक करें उसे, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देख रही हूँ कि कहानी लोग सुनते हैं, लेकिन इस तरफ किसी का भी कोई ध्यान नहीं रहता। अच्छा लगेगा अगर आप जो ये करें। और फिर अगले सप्ताह एक और कहानी जैनेंद्र की।